जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शेषनाग झील से आगे पंचतरनी लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रास्ता आपको इस बार का कैसे मिलने वाला है और रास्ते में आपको कहाँ का बर्फ़ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कि लास्ट ईयर की तरह बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं अमन रहता है जो भी अपडेट आते रहते हैं वो डालता रहता हूँ। तो आप वो मेरा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दोपहर के 12:10 हो चुके हैं और अब मैं चल पड़ा हूँ शेषनाग झील से सीधा पोशपत्री की ओर। और आज का मेरा स्टे पंचतरनी का बनेगा और मैंने आज पंचतरनी पहुँचना ही पहुँचना है। तो आइए अब आपको आगे की जर्नी पर अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये निकल गया मैं शेषनाग झील से बाहर, वो सामने ऊपर तो चढ़ना है अब। शेषनाग झील से अगला जो मेन पड़ा हुआ है बावल आता है, फिर गणेश टॉप आता है, फिर पोशपत्री आता है। और शेषनाग झील से अगर डायरेक्ट बात कर लें पंचतरनी की तो 14 किलोमीटर पंचतरनी पड़ती है और जिसमें से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है गणेश टॉप तक। उसके बाद 10 किलोमीटर की खड़ी उतराई है सीधा पंचतरनी तक। और 4 किलोमीटर के गणेश टॉप के रास्ते में 2.5 किलोमीटर बाद बाबल नाम का एक पड़ाव आएगा। फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर बाद गणेश टॉप आएगा और उसके बाद फिर उतराई स्टार्ट हो जाएगी। 10 किलोमीटर की उतराई है, जिसमें से 2 किलोमीटर उतरने के बाद पोशपत्री आता है। फिर कंटिन्यू 8 किलोमीटर उतरने के बाद अगला पड़ाव सीधा पंचतरनी होता है। रास्ते में भंडारे आते हैं एक एक दो जगह पर, मगर मेन स्टॉपेज यही है बाबल। गणेश टॉप पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो साथ ही साथ कहते हैं आगे चलो तो उसका सीधा पोशपत्री आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको बर्फ़ दिखने लगी होगी, ये सारी ऊपर तक बर्फ़ है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। जो शेषनाग झील है वहाँ से लेकर पोशपत्री तक बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी और अभी दिख रही है बर्फ़, काफ़ी दिख रही है। बाकी आगे जाके देखते हैं कि लास्ट ईयर की तरह बहुत ज़्यादा बर्फ़ आगे देखने को मिलती है कि यहीं पे ये थोड़ी सी बर्फ़ है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अब गणेश टॉप की ओर 4 किलोमीटर। बहुत सारे यात्री जब बर्फ़ पे चलते हैं तो डरते हैं कि हम कहीं यहाँ से फिसल के गिर तो नहीं जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे यात्री बर्फ़ पर गिरते भी हैं। और इसका कारण क्या है, यात्रियों को पता नहीं होता कि बर्फ़ पे चलना कैसे है। अगर आप स्किलफुली बर्फ़ पे चलेंगे पैर जरूर स्लिप हो सकता है हल्का फुल्का, मगर आप गिरोगे नहीं। तो आपको अब मैं बताता हूँ कि बर्फ़ पे कैसे चलना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे बर्फ़ में चलने में दिक्कत ना आए और आपका पैर वगैरह स्लिप ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने काफ़ी काम किया है। सड़क को चौड़ी करने के लिए पत्थर डाले हुए हैं, बजरी डाली हुई है। आने वाले दिनों में लगता है यहाँ पर भी सरकार सीमेंट बिछा के इसको पक्का करेगी ताकि यात्रियों को दिक्कत ना आए चलने में। सरकार की तरफ से शेषनाग झील से लेकर पंचतरनी तक का टनल प्रस्तावित है, यानी कि ये जो रास्ता है सारा का सारा चढ़ाई वाला उस सुरंग से कट जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो 14 किलोमीटर का रास्ता है बस मिनटों में तय हो पाएगा सुरंग के थ्रू। मगर अभी सुरंग बनी नहीं है तो भी इसमें टाइम है, तो भी आपको यही चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। ये देखिए उस खूबसूरत झरने का दृश्य जो दूर से बहुत अच्छा दिख रहा था, पास आकर ये और भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैंने शेषनाग झील से 1 किलोमीटर का ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है और ये रास्ता तय करने में मुझे 20 मिनट लगे। देखिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ यहाँ पर, और पूरे चढ़ाई वाला रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, वो शेषनाग झील के बेस कैंप है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। देखिए कितनी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। आगे का रास्ता ये देखिए, सारा का सारा रास्ता गणेश टॉप तक पूरा चढ़ाई वाला है। जो शेषनाग झील 1 किलोमीटर से आगे का रास्ता है उसमें जगह जगह पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, इसलिए जगह जगह पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इससे निकलने में। लास्ट ईयर जब शेषनाग झील से चल पड़े थे तो आगे बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी पोशपत्री तक, और मगर इस साल अभी तक बर्फ़ बिल्कुल ना के बराबर मिल रही है। और जो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आगे पीछे दिख रही है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 दिनों बाद सारी की सारी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी और आपको
जहाँ तक मैं आया हूँ शायद ही इस रास्ते में देखने को मिले। आगे देखते हैं बाबल या आगे बर्फ़ है कि बस ऐसे ही पिघल रही है तेज़ी से और बर्फ़ ना के बराबर है। दोस्तों शेषनाग झील से चलते हुए पहला किलोमीटर करने में जहाँ मुझे 20 से 22 मिनट लगे थे, तो दूसरा किलोमीटर करने में मुझे आधा घंटा लगा और 2 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी का वो टॉप दिख रहा है आपको इसी रोड पे चलते हुए, वो ही है बाबल। वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कितना टाइम लगता है आगे पहुँचने में, और उसके बाद फिर गणेश टॉप की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। ये सभी खच्चर भंडारों का सामान छोड़कर वापस आ रहे हैं, और ये जो नीचे से जो आ रहे हैं ये भंडारों का सामान लेकर जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों फाइनली बाबल पहुंच गया हूँ मैं। शेषनाग झील से 2-2.5 नहीं 3 किलोमीटर था बाबल, और 3 किलोमीटर की मैंने सारी चढ़ाई कर ली है। पहला किलोमीटर 20 मिनट का आया, दूसरा 30 मिनटों का आया, तो तीसरा भी 30 मिनटों के करीब का ही आया। बाबल में पहुँच गया हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी भंडारे लगे हैं कि लग रहे हैं, क्या हालात हैं बताता हूँ। उसके बाद फिर गणेश टॉप की चढ़ाई होगी, यहाँ से 1 किलोमीटर है, वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बाबल का नज़ारा। यहाँ पर आर्मी वालों के पक्के बंकर बने हुए हैं उनके रहने के लिए। बाबल में भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, जबकि इस साल बर्फ़ ना के बराबर है। और सामने अब गणेश टॉप भी दिखने लग गया है। गणेश टॉप पूरा जो उस पर्वत का टॉप है उसे एमजी टॉप, महागणेश टॉप या फिर गणेश टॉप भी कहते हैं, और उस टॉप पे जाना है हमने। उसके बाद 10 किलोमीटर की खड़ी उतराई है। बाबल में मेन यही एक भंडारा लगता है, और इसकी तैयारियां भी लगभग फाइनल स्टेज में दिख रही हैं। तो दोस्तों दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और बाबल में मैं नहीं रुका। बाबल से सीधा ही आगे जा रहा हूँ गणेश टॉप। 1 किलोमीटर के करीब खड़ी चढ़ाई है ये, बस आज के दिन की लास्ट खड़ी चढ़ाई है। इसके बाद 10 किलोमीटर की पंचतरनी तक खड़ी उतराई है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस भी सभी जगह लिखी हुई है। यहाँ से एमजी टॉप यानी कि गणेश टॉप 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आगे 2 किलोमीटर पोशपत्री, और पोशपत्री से आगे 8 किलोमीटर उतराई खड़ी उतर के आएगा पंचतरनी। ये रास्ता जो देख आप रहे हैं, लास्ट ईयर तक ये कच्चा रास्ता था, और ये पुल भी जो आप देख रहे हैं बन गया है। ये भी पहले कच्चा था, शूज़ गीले होते होते थे जब इसको क्रॉस करते थे, मगर अब इसको बिल्कुल पक्का बना दिया गया है ताकि यात्रियों को परेशानी ना आए। बाबल से लेकर गणेश टॉप तक का रास्ता भी काफ़ी चौड़ा करने की कोशिश की गई है, और बीच बीच में रास्ता सिमटेड है। ज़्यादातर रास्ते में अभी आप देखेंगे पीछे से बजरी डली हुई है, और मुझे लगता है जल्दी इस पर सीमेंट वगैरह डाल देंगे, और उसके बाद इसको भी फ्लैट करके यात्रियों के लिए पक्का बना देंगे ताकि यात्रियों को चलने में दिक्कत ना आए। ये देखिए दोस्तों गणेश टॉप के आसपास का नज़ारा। जहाँ भी देखोगे आपको दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कीजिए आप वीडियो में। ट्रैक बिल्कुल सूखा पड़ा है, मगर आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। बस सामने दिखने लग गया है गणेश टॉप। गणेश टॉप भी मेरा आ गया है बस। दोस्तों फाइनली मैं गणेश टॉप पर पहुंच चुका हूं। गणेश टॉप का रास्ता मुझे कवर करने पे 40 से 45 मिनट लगे। अब यहां से पोशपत्री की उतराई है स्टार्ट। अगर बात करें पंचतरनी की, तो यहाँ से पंचतरनी 10 किलोमीटर और खड़ी उतराई है, और उसमें से बीच में एक पड़ाव आएगा 2 किलोमीटर का, जो कि पोशपत्री है। वहाँ तक मैं अभी कंटिन्यू जाऊँगा, और पोशपत्री आगे आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगा, फ़ोन को भी अपने चार्ज करूँगा, और फिर आगे की जर्नी 8 किलोमीटर की रह जाएगी उतराई, जो मुश्किल से करने में 2-2.5 घंटे ही लगते हैं। तो 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके मैं पंचतरनी पहुँच जाऊँगा। यहाँ भी देखिए, आप देखेंगे आसपास बर्फ़ दिख रही है, और बीच में से चलने का रास्ता है। दोस्तों ये कीचड़ देखिए, कीचड़ की वजह से ही थोड़ा चलने में टाइम ज़्यादा लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गणेश टॉप या कह लें हम महागणेश टॉप या एमजी टॉप वो स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गए थे, तो यहाँ पर वो अपना गणेश जी को यहाँ पर छोड़ के गए थे। इसी वजह से इस टॉप को पहले महागणेश टॉप ही कहा जाता था, फिर गणेश टॉप कहा जाने लग गया। और यहाँ पूरी अमरनाथ यात्रा में ये स्थान सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर किसी तरीके की भी यात्रियों की रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जब यात्री पहुँचता है उसको साथ क्या कहते हैं
कि साथ के आप पोशपत्री उतरते हुए साथ के साथ पंचतरनी उतर जाओ और वहीं जाके नाइट स्टे करना आप। गणेश टॉप पर इस बार आपको काफ़ी बर्फ़ पिछले साल की तरह देखने को मिलेगी। ये दिखाता हूँ आपको गणेश टॉप के रास्ते का व्यू, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है और बर्फ़ पर ही चल रहा हूँ मैं अब। ये देखिए दोस्तों गणेश टॉप की बर्फ़। दोस्तों ये नज़ारा देखिए गणेश टॉप से आगे का, देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखिए आसपास बर्फ़ 6 से 7 फुट की आराम से होगी, शायद ज़्यादा ही है, 8 फुट के करीब की बर्फ़ होगी। और बीच में से चलने का मौका, मज़ा आ गया ये दृश्य देख के। दोस्तों मुझे लगता है जो गणेश टॉप से मैं जा रहा हूँ पोशपत्री की ओर, लास्ट ईयर भी इतनी बर्फ़ थी, मगर लास्ट ईयर क्या था, जो बर्फ़ की साफ़ सफाई की गई थी शायद इतनी अच्छी सी नहीं की होगी, तो इस वजह से बर्फ़ रास्ते में बहुत पड़ी थी और बर्फ़ के ऊपर से ही चलना पड़ा था। मगर इस साल बिल्कुल ज़मीन तक बिल्कुल साफ़ किया गया है और बर्फ़ की ऊंचाई तो देखिए कितनी कितनी है, 10-10 फीट पे बर्फ़ खड़ी है और नीचे बिल्कुल साफ़ रास्ता है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस बार सरकार ने बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो तक सफाई की है। लास्ट ईयर सारे का सारा रास्ता बर्फ़ में चलना पड़ा था और इतनी ज़्यादा फिसलन से बहुत ज़्यादा लोग गिर रहे थे। और इस साल सरकार ने बर्फ़ का काम ही ख़त्म कर दिया, साइडों में लटका दी और सेंटर में चलने का रास्ता छोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों जो गणेश टॉप से पोशपत्री का रास्ता जा रहा है, कितनी उतराई है यहाँ पे। ऐसे ही सारा रास्ता पंचतरनी तक जाएगा। बस ये है कि जो पोशपत्री है वहाँ तक ही आपको ये बर्फ़ देखने को मेन मिलेगी। उसके बाद पोशपत्री के बाद बिल्कुल खाली ग्राउंड होता है और फिर नॉन स्टॉप ही चलना होता है। 2 घंटे के अंदर 8 किलोमीटर पोशपत्री से पंचतरनी के आराम से हो जाते हैं। दोस्तों हम लगभग गणेश टॉप से 1 किलोमीटर के करीब नीचे उतर के आ गए हैं। यहाँ से पोशपत्री का क्लियर व्यू दिखने लग गया है। पोशपत्री की टेंट भी आपको दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कहाँ से मैं आ रहा हूँ। और ये रास्ता मुझे करने में 30 से 35 मिनट लग गए। काफ़ी सारा कीचड़ वाला रास्ता था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, मगर अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई स्लिप नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अपने जो ग्रिप बनाने की कोशिश करें, अगर आपके पैरों की ग्रिप अच्छी रहेगी तो आप ना कीचड़ में फिसलेंगे और ना ही बर्फ़ में पिघलेंगे। अब दिखाता हूँ आपको कहाँ से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से पोशपत्री का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों जो आपको वो टॉप दिख रहा है ऊपर, उसके भी पीछे गणेश टॉप है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। और ये देखिए मैंने जाना कहाँ पे है, इसको जूम करते हैं। सामने आपको टेंट दिख रहे होंगे आर्मी वालों के, और वहीं पे पूरे भारत का सबसे बड़ा भंडारा पोशपत्री में वहीं पे लगता है। आइए आपको दिखाता हूँ उनकी क्या तैयारियाँ इस साल की अभी तक। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पोशपत्री में। यहाँ पहुँचने में मुझे 25 से 30 मिनट ही लगे हैं और आपको ये दिखाता हूँ मैं यहाँ का खूबसूरत दृश्य। यहाँ का भंडारा भारत का सबसे बड़ा भंडारा है और ये देखिए इसमें 50 से ज़्यादा आइटम्स होती हैं खाने के लिए। ये आपको दिखाता हूँ, भंडारा बिल्कुल तैयार हो गया है, हर बार की तरह बहुत बड़ा भंडारा लगा है। ये देखिए भंडारे का दृश्य, ये देखिए पोशपत्री का भंडारा, सेंटर में भंडारा लगता है, साइडों में टेंट देखिए कितने लगे हुए हैं इनके, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करते हैं। और पोशपत्री में सिर्फ ये एक ही भंडारा लगता है और इसका नाम दुनिया में गूंजता है। ये देखिए भंडारे का काम कितने तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे सारे इतने सारे स्टॉल लगते हैं, इधर भी सारे स्टॉल होते हैं, इस साइड भी, और इस साइड भी सारे स्टॉल ही स्टॉल होते हैं। तो दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं। अब मैं पोशपत्री से जाने लगा हूँ पंचतरनी। यहाँ से पंचतरनी 8 किलोमीटर है और उसे करने में 2 घंटे के करीब लगेंगे। पूरा उतराई का रास्ता है और पोशपत्री में पूरी तैयारियाँ लगभग हो गई हैं। अब मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ पंचतरनी के लिए। तो आइए आपको अपने साथ पंचतरनी लेके चलता हूँ, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों यहाँ से 8 किलोमीटर पंचतरनी, और ये देखिए बिल्कुल खड़ी उतराई उतरनी हमने। यहाँ दूर दूर तक देखें उतराई देखें। पोशपत्री से आगे मैं 2 किलोमीटर पहुँच चुका हूँ और 2 किलोमीटर करने में मुझे बस आधा घंटा लगा, यानी 15 मिनट वाला किलोमीटर आया। तो ऐसे ही 15 मिनट वाले किलोमीटर आते रहे तो 8 जो किलोमीटर हैं वो 2 घंटे में बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। ये देखिए बस 6 किलोमीटर रह गई हैं यहाँ से पंचतरनी, और जैसे आपको बताया था बिल्कुल उतराई उतरती जा रही है और उतरते उतरते पंचतरनी पहुँच जाएंगे हम। जो यात्री तो अब उतर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ईजी है कि 10 किलोमीटर की गणेश टॉप से उतराई है, आराम से उतर जाएंगे। मगर जब जो यात्री वापस पहलगाम आते हैं तो उनको
पंचतरनी से लेकर कंटिन्यू गणेश टॉप तक 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो ये चढ़ाई पूरी टफ रहती है। ये देखिए दोस्तों, जियो ने ये न्यू टावर लगाया है। लास्ट ईयर ये टावर यहाँ पे नहीं था, तो इसका मतलब इसी साल लगा है। जियो इस तरीके से अपनी सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ पे टावर लगा रहा है, और इसी वजह से ये इकलौता नेटवर्क है जिसका कॉल भी और नेट भी चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक हर जगह चलता है। BSNL भी अच्छा है, मगर उसका नेट कहीं नहीं चलता। और जो वोडाफोन है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, वो चंदनवाड़ी से जब चल पड़ते हैं तो गुफा तक कहीं नहीं चलता। और जो एयरटेल है, एयरटेल से भी बहुत परेशानी रहती है, जब चंदनवाड़िया पहुंच गए उसी टाइम ही उसका नेटवर्क उड़ जाता है। और जब पंचतरनी पहुंचेंगे आप, पंचतरनी के आधे हिस्से में उसका नेटवर्क आता है, आधे में नहीं आता। और जब पंचतरनी क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद पूरे रास्ते में रहता है, गुफा तक पूरा रहता है, और उसके बाद जब उतरना है तब भी पूरा रहता है। तो इसलिए जियो के सिम को प्रेफर करें, वही सबसे अच्छा रहता है। जहाँ गणेश टॉप से आपको पोशपत्री तक काफ़ी सारी बर्फ़ साइडों में दिखेगी, वही पोशपत्री से आगे बिल्कुल ही सूखा है, कहीं कोई बर्फ़ का नामो निशान भी नहीं है, सब जगह बिल्कुल सूखा ही सूखा है। तो इसलिए बस जो बर्फ़ है वो 2 किलोमीटर के एरिया में ही है। ये जो आपको रास्ता बताया था कि सारा डाउन साइड का है, बीच में थोड़े थोड़े से हल्के से अप साइड्स भी आते हैं, मगर मैक्सिमम डाउन साइड होने की वजह से अप साइड काउंट नहीं होते। जैसे ये एक अप साइड आएगा, ऐसे ही 2-3 अप साइड और भी आए थे। अप साइड्स मतलब बहुत रेयर हैं, मेन सारा डाउन साइड ही है, और डाउन साइड होने की वजह से ही यात्री भागते जाते हैं इस रूट पे। दोस्तों, पोशपत्री से अब मेरे 4 किलोमीटर हो गए हैं, और पहले 2 किलोमीटर जैसे आपको बताया था मैंने 30 मिनटों में किए थे, और अगले 2 किलोमीटर करने में मुझे 36 मिनट लगे, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी अप साइड थी, तो इस वजह से हल्का सा टाइम ज़्यादा लगा है। और बाकी आगे मुझे लगता है ज़्यादा डाउन साइड आएगी तो वो टाइम कवर हो जाएगा, एवरेज 15 मिनट वाला किलोमीटर आएगा। तो 4 किलोमीटर मेरे हो गए हैं और 4 रह गए हैं। और दोस्तों, जैसे आपको बताया 4 किलोमीटर रह गया है, यहाँ से पंचतरनी का व्यू हमें दिखने लग गया है, और दिखने से पास ही लग रहा है, मगर यहाँ जाने में अभी 4 किलोमीटर लगेंगे, यानी कि 1 घंटे के करीब वो टाइम लगने वाला है। ये देखिए दोस्तों, पंचतरनी के टेंट, वो जूम करके दिखा रहा हूँ, पीछे जो दिख रहे हैं वही पंचतरनी के टेंट हैं। जैसे जैसे मैं पंचतरनी के नज़दीक पहुँचता जा रहा हूँ, पंचतरनी का व्यू और क्लियर होता जा रहा है। यहाँ से सारे पंचतरनी के टेंट दिख रहे हैं। यात्रा स्टार्ट होने में अभी 4 दिन पड़े हैं, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यानी कि कोई VIP आया होगा पक्का। पोशपत्री से पंचतरनी की ओर आते हुए आपको रास्ते में ऐसे 2-3 भंडारे बीच में मिलेंगे, जिससे आपको अगर कुछ खाना पीना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और रास्ते में हर 2 किलोमीटर पर आपको ऐसे कैंप भी दिखते रहेंगे मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अमरनाथ यात्रा में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल हर तरह से फ्री है। भंडारे वाले भी दवाइयाँ रखते हैं, यात्रियों को देने के लिए डॉक्टर रखते हैं, और उसके अलावा आर्मी की तरफ से भी हर 2-3 किलोमीटर पर एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए जगह बनाई जाती है, और जहाँ पर आपको ऑक्सीजन वगैरह और जो भी कोई रिक्वायरमेंट होती है हर सब कुछ मौजूद रहता है। अब मेरे पोशपत्री से चलकर 6 किलोमीटर पंचतरनी की तरफ हो गए हैं, और सिर्फ 2 किलोमीटर की जर्नी रह गई है पंचतरनी के लिए। ये जो 6 किलोमीटर करने तो मुझे टोटल 1 घंटा 31 मिनट लगे, यानी कि 91 मिनट, और जो लास्ट के 2 किलोमीटर करने में मुझे 25 मिनट लगे, तो मेरी एवरेज यानी कि 15 मिनट वाली ही आ रही है। और जो लास्ट के 2 किलोमीटर हैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। पहले तो जो 1 किलोमीटर है उसमें से आधे किलोमीटर की उतराई है, आधे किलोमीटर प्लेन है, और लास्ट का जो 1 किलोमीटर रह जाएगा वो थोड़ा सा चढ़ाई वाला रहेगा, वो पंचतरनी टेंट तक डायरेक्ट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आधा किलोमीटर की उतराई उतरनी है, उसके बाद वो प्लेन रास्ता आ जाएगा आधा किलोमीटर का, उसके बाद वो चढ़ाई चढ़ेगी पंचतरनी की तरफ 1 किलोमीटर की, फिर टोटल 8 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अब ये आधा किलोमीटर का प्लेन रास्ता चलना है हमने, इसमें हमने पंचतरनी की 5 नदियाँ पार करेंगे, और इस रास्ते पे चलते हुए आपको पंचतरनी का सारा मतलब भी समझाता हूँ मैं। जो पंचतरनी है, पंचतरनी का मतलब होता है 5 तत्व, और जो 5 तत्व हैं वो होते हैं धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 तत्व होते हैं जिनसे मानव शरीर का जन्म होता है। और जब माता पार्वती को भोले बाबा अमरनाथ जी की कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में गए थे, तो वो इसी स्थान पर उन्हें 5 तत्व छोड़ गए थे, और जो 5 तत्व थे आगे जाकर 5 पहाड़ों का रूप ले गए,
तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दिशाओं में 5 पहाड़ नज़र आएंगे। और ये पांचों पहाड़ पंचतरनी 5 तत्वों वाले वो 5 पहाड़ हैं। और इन सब 5 पहाड़ों से एक एक नदी निकलती है और जिससे हम होकर गुजर रहे हैं। आप अगर गिनोगे तो आपको शायद 5 पूरी नहीं गिनी जाएंगी, क्योंकि कुछ नदियों का जल आपस में मिल जाता है। मगर आप ये देखोगे कुछ नदियाँ उस साइड से आ रही हैं और कुछ नदियाँ इस साइड से आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों फाइनली मैं पंचतरनी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। अभी सिर्फ 5:54 हुए हैं, यानी कि लास्ट वाला 1 किलोमीटर 10 मिनट का ही आया बस। तो टोटल जर्नी पोचपत्री से 8 किलोमीटर की पंचतरनी तक करने में मुझे 1 घंटा 54 मिनट लगे, यानी कि 2 घंटे लगा लीजिए। 15 मिनट वाला एवरेज किलोमीटर है। और ये पंचतरनी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी बिल्कुल खाली दिख रहा है। जब यात्रा स्टार्ट होगी तो यहाँ बिल्कुल भरा होगा। यहाँ पे चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। और यहाँ से पंचतरनी 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये पंचतरनी में भी टावर लग रहे हैं मोबाइल के, हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। और पंचतरनी में एंट्रेंस के बाद ये 2 रास्ते आते हैं। ये रास्ता है अगर आपने बेस कैंप के अंदर जाना है, और ये दूसरा रास्ता है अगर आपने बेस कैंप के अंदर नहीं जाना, बाहर से ही निकल जाना है, तो आप बाहर वाला रास्ता लेफ्ट साइड वाला लेंगे। और मैं बेस कैंप के अंदर ही जाने वाला हूँ, तो सीधा रास्ता ले रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता लेकर आप हेलीपैड को भी जा सकते हैं। पंचतरनी में भी आप देख सकते हैं टेंट लगने की तैयारी चल रही है भंडारों के लिए। और जो टेंट वाले हैं जो पेड सर्विसेज देते हैं, उनके बहुत सारे टेंट ऑलरेडी लग चुके हैं। ये हमारे लुधियाना का भंडारा लगता है। इनकी एक भंडारा ये पंचतरनी में लगाते हैं और एक भंडारा बालटल में लगाते हैं। इनकी भी तैयारी काफ़ी हो चुकी है। इनके साथ वाले भंडारे की तैयारी भी चल रही है तेज़ी के साथ। जब से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज लोअर होली केव से यहाँ पर पंचतरनी में आई हैं, और वहाँ पे लोअर और अपर होली केव पर टेंट सर्विस बंद हुई है, तब से जो पंचतरनी ये स्थान है, यहाँ के टेंट वालों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो इस वजह से इन्होंने मानहानि करनी स्टार्ट कर दी है। इस साल इन्होंने 750 रुपये रेट रखा है पर पर्सन का, जो कि 2 साल पहले मुश्किल से 500 रुपये था। इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पर अब यही मेन प्लेस है जहाँ पर सबको रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे पहले लोहे की कांटे वाली तार लगी हुई थी जो हर बार ख़राब हो जाती थी। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे पक्का काम करने के लिए ये एंगल लगा दिए हैं। अब ये सदा ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने पंचतरनी के हेलीपैड हैं। कोई भी हेलीकॉप्टर चाहे नीलगत हेलीपैड से आए, चाहे वो पहलगाम हेलीपैड से आए, चाहे वो श्रीनगर हेलीपैड से आए, उनको उतरना यहीं पे पड़ता है। दोस्तों अगर आप हमसे पंचतरनी में टेंट सर्विस लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो यात्री हेलीकॉप्टर के थ्रू हेलीपैड पे उतरते हैं पंचतरनी में, उनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारे टेंट हैं, साथ में बिल्कुल भंडारा जलता है। वैसे तो ये पंचतरनी 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और मगर भंडारे आगे और बिल्कुल पीछे एंड में है। तो जो हेलीपैड है उसके बिल्कुल सामने हमारे टेंट हैं, साथ में बिल्कुल भंडारा है और सामने हेलीपैड है। और जब आपने बाहर जाना है तो बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल पास में ही है, तो इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। ये देखिए, ये सामने हेलीपैड है। हेलीपैड के अगर ये पंचतरनी एग्जिट आ जाता है, सामने भंडारा है और भंडारे के साथ जो लाइन जा रही है वो टेंट हमारे ही हैं। और अगर बाहर जाने की बात कर लें, ये एग्जिट है, सामने एग्जिट करके आप सीधा बाबा बर्फानी की गुफा की ओर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।